जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो अपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का 57 नंबर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था और ये हिस्ट्री से आया हुआ है। आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ से आया, कौन सी एनसीईआरटी में आया। इसी तरह की आपको देखना है कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज ऐसा मटेरियल मिलता रहेगा। और एनसीईआरटी किताबों को क्यों पढ़ना जरूरी है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते एनसीईआरटी से, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से सीधे के सीधे वहाँ पे आए हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये किस किताब से आया था तो ये बता देंगे आपको। तो चलते अपन सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई। ओके, ये किसके बारे में? कॉर्नवालिस के बारे में है। ओके, दूसरा क्या है, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि जो फिक्स डेट होती थी उस पर या उससे पहले राज्य को राजस्व रेवेन्यू का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया जाता। अब इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक है ना बी। तो कौन सा है अपन सबसे पहले देखेंगे, कौन सी एनसीईआरटी से आया है। तो चलते हैं सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये क्लास 8 की हमारे अतीत बुक है, उसका चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। और दूसरा स्टेटमेंट इससे आया है, इस चैप्टर से उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर से आया है। तो इस चैप्टर को आपको देखना चाहिए, कितना अच्छा समझा रखा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्या है, देख लेते पूरा। सबसे पहले अपन को सबसे पहले चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना जी। देखिए, अब चार्ल्स कॉर्नवालिस का यहाँ पे चित्र, ये फोटो भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिख कर गए, कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का क्या था, एक कमांडर था जिसने क्या किया था 1793 में। कब? ध्यान से सुनिए पूरा पूरा, यानी कि आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था जब 1993 में बंगाल में इस्तमरारी, कौन सी? इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का क्या था? गवर्नर था। ओके, गवर्नर था। तो अपना पहला स्टेटमेंट में क्या लिख रखा था वहाँ पे? रेतवाड़ी। लेकिन रेतवाड़ी इनकी नहीं है, इसका मतलब वो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब पूरा देखते हैं। ओके, चलते देखो, बंगाल में बंगाल और जमींदार, ठीक है ना जी, बिल्कुल देख लेते हैं अपन बंगाल और वहाँ के जमींदार। एनसीईआरटी का देख लेते हैं, पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। यही प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। तो यहाँ पे दे रखा है बंगाल में कैसे क्या व्यवस्था थी। तो सन 1797 में बदवान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भूमि संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। कब हुआ? 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। किसने हुआ था और किसने किया था लागू? आपको पता है किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि, ये देखो दूसरा स्टेटमेंट था ना, बंगाल में नई राजस्व की प्रणाली स्टार्ट हुई थी। उसमें राजस्व यदि कोई भी किसान, रेत जमींदार, इसमें डायरेक्ट रेत से लेते हैं,
तो रेत नहीं चुका पाते थे राजस्व तो उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती, मतलब ले ली जाती थी। ओके जी, ले ली जाती थी, नीलामी कर दी जाती थी। तो ये ऑप्शन यहाँ से आया था। कहाँ से आया था? दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी किसी इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती। जमींदार किससे लेते थे? महल से लेते थे, अदा करनी थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बदवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। ओके, यहाँ से आंसर मिल गया अपन को दूसरे का भी। और वहाँ पे रेतवाड़ी किसकी थी? इनकी नहीं थी। रेतवाड़ी किसकी थी ये भी अपन देखेंगे पूरा इस चैप्टर में। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ये तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है ना, किताब में कैसे क्या करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो रेतवाड़ी, सबसे पहले इस व्यवस्था को भी अपन देख लेते हैं, रेतवाड़ी बाद में देखेंगे। और यहाँ पे एक देखते हैं एक चीज़, एक नई व्यवस्था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके ज़्यादातर अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाज को भी दर्ज किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को क्या कहा जाता है? महल कहा जाता था। ग्राम के समूह को, गांवों के समूह को क्या कहा जाता? महल कहा जाता था। से राशि वसूलने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा किसको दिया? जमींदार की बजाय। इस जमींदारी बंदोबस्त में किससे? जमींदार से ले रहे थे राजस्व, लेकिन इसमें डायरेक्ट किससे ले रहे हैं? गांव के मुखिया से ले रहे हैं, न कि जमींदार से ले रहे हैं। सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त कहते हैं। अब देख लेते हैं रेतवाड़ी भी। यह है रेतवाड़ी मुंद्रों द्वारा, मुंद्रों की व्यवस्था है रेतवाड़ी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उसे सीधे किसान, रेत किसको बोलते थे? किसान को बोलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेतवाड़ी व्यवस्था। डायरेक्ट रेतों से ही बंदोबस्त, मतलब इसमें क्या देखो, सबसे पहली रेतवाड़ी व्यवस्था किसने? मुनरो के द्वारा चालू की गई। रेत किसको बोलते थे? किसान, इसी के नाम पे रेतवाड़ी चालू की। तो रेतवाड़ी में क्या था? ये न कि जमींदार से लेते थे, ये डायरेक्ट किसानों से राजस्व इकट्ठा करते थे इस व्यवस्था में। और महलवारी बंदोबस्त में किससे करते थे? गांव के समूह से, ठीक है ना। किससे? गांव के समूह का एक मुखिया होता था। महलवारी में क्या होता था? गांव का मुखिया से लेते, और इस्तेमारी बंदोबस्त में किससे ले रहे थे? जमींदार से ले रहे थे। इस तीनों का डिफरेंट आपको याद करना जरूरी है यहाँ पे। और ये किताब भी आपने देख ली। अब अपन आराम से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और सोल्व भी कर लेते हैं फटाक से। ओके जी। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व की छूट दी जाती थी, ठीक है ना। नहीं, ये गलत बात हो गई बिल्कुल, ये सबसे, ठीक है ना, गलत हो गई। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले या राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जिम्मेदारी हटा दी जाती थी। बिल्कुल, इसमें कौन सा आंसर राइट हो गया आपने? केवल 2 नंबर। क्यों? बंगाल में जो व्यवस्था थी इस्तेमारी बंदोबस्त थी, किसने
किसके द्वारा लागू की गई? कारण वालिस द्वारा लागू की गई। इसमें क्या था कि राजस्व टाइम पे देना था, जिस नियत तिथि फिक्स की जाती थी उस पर राजस्व नहीं दे रहे तो उनकी भूमि नीलामी कर दी जाती थी और दूसरे को दे दी जाती थी, ऐसा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। इसी तरह के आपको रोज सेशन चाहिए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।